वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, हमने उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पब्लिक इकोनॉमिक्स को उठाया हुआ था। पब्लिक इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आए थे, हम उनको डिटेल में सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम थर्ड वीडियो में पब्लिक इकोनॉमिक्स के ही प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था रिसेंट, शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है व्हेन एन इन्फॉर्मेशन इज असिमेट्री। एक इन्फॉर्मेशन है किसी भी चीज़ के बारे में, वो असिमेट्री है, इज ऑब्जर्व आफ्टर एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने के बाद ये पता चलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, असिमेट्री है। तो इस वाली सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अगर मान लो एक किसी भी चीज़ को लेकर एग्रीमेंट होता है, ए और बी 2 पार्टी हैं, ठीक है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है कि दोनों पार्टीज में एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मान लो ए के पास किसी भी एग्रीमेंट को लेकर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बी पार्टी के पास कम इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अब असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, ये कब पता चलता है? ये पता चलता है जब दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर एक एग्रीमेंट हो जाता है। जब एग्रीमेंट हो गया उसके बाद आपको पता चलता है कि इन्फॉर्मेशन असिमेट्री है, तो ये वाली सिचुएशन हमेशा आपकी मोरल हजार्ड की होती है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है गिल्ट इल्ट मार्केट का मतलब क्या है? जो गिल्ट एज मार्केट होती है, ये क्या होती है? ये मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर गवर्नमेंट जो क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करती है। तो इसको क्या बोला जाता है? गिल्ट मार्केट को, गिल्ट मार्केट को बोला जाता है मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी मार्केट को गिल्ट इल्ट मार्केट बोला जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। इनमें से किस एक ऑप्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। मतलब कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। फर्स्ट देखिए, रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आप किसी के लोन की रीपेमेंट कर देते हैं तो इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। अगला देखिए, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिशिएट। आपका डेफिशिएट बजट जो है वो डेफिशिएट में है और उसको आप क्या कर रहे हो, लोगों से उधार पैसे लेकर क्या कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो। इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन उस रेट से नहीं बढ़ पाएगा। अगला देखिए, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस बजट डेफिशिएट। आपने बैंक से उधार लिया है, अगर गवर्नमेंट ने बैंक से उधार लिया है और बजट का डेफिशिएट जो है फाइनेंसिंग की है, तो इससे भी आपका इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो किससे बढ़ता है? क्रिएटिंग न्यू मनी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप के देखिए, इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन जो है वो उन्हीं से बढ़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा धुंधले दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है टैक्स बायंसी क्या होती है। आपको मैं इस वर्ड का मतलब बता देती हूँ कि टैक्स की जो बायंसी होती है वो क्या होती है, क्योंकि टैक्स बायंसी और इलास्टिसिटी से बार बार जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगर हम बात करें टैक्स की बायंसी से, क्या होता है कि जो टैक्स की जो बायंसी होती है ना, उसका रिलेशन हमारा किससे होता है? हमारा जीडीपी से होता है। और किससे होता है? जीडीपी के साथ साथ जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, टैक्स से उसको जो रिवेन्यू होती है ना, उसके बीच में रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, टैक्स बायंसी आपका जीडीपी और टैक्स रिवेन्यू के बीच में जो रिलेशन है वो दिखाता है। ठीक है, टैक्स बायंसी का फॉर्मूला भी यही होता है, चेंज इन जीडीपी। ठीक है, क्या होता है? चेंज इन जीडीपी अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर हमारी जीडीपी, अगर मान लो आपकी जीडीपी 100 थी,
100 से बढ़कर वो 200 हो गई, 200 करोड़ की हो गई। तो अगर आपकी जीडीपी में इतना चेंज आया है तो गवर्नमेंट को जो टैक्स से मिलने वाली जो इनकम है उसमें कितना चेंज आएगा। आप जब इसको देखते हो तो ये आपकी टैक्स बायनेंसी होगी। मान लो जब गवर्नमेंट की जो जीडीपी थी वो कितनी थी, मतलब हमारी जो जीडीपी 100 करोड़ की थी, उस टाइम गवर्नमेंट को टैक्स से इनकम मान लो 2000 की हो रही थी। लेकिन अगर आपकी जब जीडीपी बढ़कर 200 करोड़ हो जाती है, अब ये देखा जाएगा कि अब जो है गवर्नमेंट को टैक्स से बढ़ने वाली जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है चेंज इन जीडीपी अपॉन चेंज इन गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू जो होता है वो हमेशा आपका टैक्स बायनेंसी को एक्सप्रेस करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन, इनकम टैक्स जो होता है जनरली बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जिस पे लगाया जाता है उसी को वो पे करना पड़ता है। तो इनकम टैक्स हमेशा आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर बेस होता है। जिसके पास ज़्यादा इनकम होती है वो ज़्यादा पे करता है, जिसकी इनकम कम होती है वो कम पे करता है। तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो होता है इनकम टैक्स में अप्लाई होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेनिंग अ वेलफेयर इंप्रूवमेंट इफ एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, हमने बार बार पढ़ा है। एक्सटर्नैलिटी होती है कि एक किसी की एक्टिविटी की वजह से, किसी भी पर्सन की कंजप्शन या प्रोडक्शन एक्टिविटी की वजह से दो बंदे जो उस कंजप्शन या प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे उसके अलावा थर्ड पार्टी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बिना किसी रीज़न की वजह से। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप लोगों के वेलफेयर को इम्प्रूव करना चाहते हो और इकोनॉमी में क्या है, एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट करती है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स अगर लोगों को असाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी राइट असाइन करने से जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, तो आपकी एक्सटर्नैलिटी की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। पीगू ने एक टैक्स बताया है, पिगमेंट टैक्स, वो लगाने से भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, कंट्रोल होती है। तो हमने देखा कि अगर इकोनॉमी में एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट करती है तब भी आप वेलफेयर को इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों मेथड्स का यूज़ करना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल के वो इनकम जो गवर्नमेंट के पास आती है, कैपिटल इनकम किसको बोलते हैं। अब आपको इंटरेस्ट मिला है लोन्स पर तो ये आपका करंट अकाउंट में जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अगला देखिए डिविडेंड और प्रॉफिट। डिविडेंड और प्रॉफिट भी करंट अकाउंट का हिस्सा होता है। बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने पैसा बोरो लिया है, किससे लिया है, पब्लिक से पैसा बोरो लिया है, तो ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैपिटल रिसिप्ट जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मिनिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। अब वही बात है कि अगर इकोनॉमी में एक्सटर्नैलिटी पाई जाती है तो उसके इम्पैक्ट को मिनिगेटिंग मतलब कम करने के लिए आप कौन से मेथड का ज़्यादा यूज़ करोगे। तो हम फिजिकल पॉलिसी लगाएंगे या रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली करेंगे या एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे या फ्रीजिंग द मार्केट करेंगे। अगर इकोनॉमी में क्या पाई जाती है, एक्सटर्नैलिटी पाई जाती है और आपको उसको कंट्रोल करना है, उसके प्रभाव को कम करना है, तो सबसे जो अच्छा टूल होगा वो आपका फिजिकल पॉलिसी होगा। फिजिकल पॉलिसी में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, इकोनॉमी में एक्सटर्नैलिटी के प्रभाव को कम कर सकते हो। देखो फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है, टैक्स रेट, टैक्स रेट भी किसका पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम इन ऑप्शंस में नहीं जाएंगे बल्कि फिजिकल पॉलिसी यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ मोनोपोली या टैक्स रेट को लगाना ये सब फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो इसीलिए अगर इकोनॉमी में एक्सटर्नैलिटी है तो हम सबसे अच्छा मेथड है कि आप फिजिकल पॉलिसी का क्या करो, यूज़ करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमाइजिंग सोशल एडवांटेज इज अचीव बाय, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है सोशल एडवांटेज अचीव करना है। आपने पब्लिक इकोनॉमिक्स में डॉल्टन लॉ पढ़ा होगा। डिफरेंट लॉ में हम एक बात करते हैं कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, और जब हमारा मार्जिनल सोशल बेनिफिट अगर ये बराबर है तो हम कहाँ होते हैं, तो हमारा जो संतुलन जो है वो होता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो थ्योरी है वहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होती है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अगर हमें अचीव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल हमारे जो सोशल सेक्रीफाइस हैं और मार्जिनल सोशल बेनिफिट को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन डील। अब हमें क्या पता है इस क्वेश्चन में, इंसिडेंस का मतलब होता है फाइनली जो बर्डन है किस पर जो है टैक्स का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर इस स्टैट्यूटरी की वजह से इसका मतलब बदल गया। यहाँ पर स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगली। मान लो लीगली कौन बंदा है जो टैक्स पे करने के, लीगली मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट के रूल है, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, लीगली किस पर टैक्स लगाया गया। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि लीगली इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है। अगर हम कहें तो लीगली क्या होता है, अ पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि हमारे कानून ने एक्चुअल में जिस पर टैक्स लगाया है तो लीगली तो वही पर्सन टैक्स को पे करने वाला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टैट्यूटरी लगने की वजह से इसका थोड़ा मतलब चेंज हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स। अब मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया प्रोड्यूसर पर, ठीक है, लेकिन उसने आगे कंज्यूमर पर डाल दिया, लेकिन स्टैट्यूटरी इंसिडेंस आपको ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पर लगाया है तो लीगली यही पर्सन है जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी इसकी बनती है। लेकिन ये आगे शिफ्ट कर देता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टैट्यूटरी का मतलब ये बताता है कि पर्सन ही लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स को पे करने के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। इंडिया के फाइनेंस कमीशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब स्टेटमेंट को पढ़िए, फाइनेंस कमीशन इज जो बनाया गया है 280 आर्टिकल के तहत बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आर्टिकल 275। तो इसीलिए आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो जाएगी रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए, सेकंड स्टेटमेंट है जो प्रोविज़न है फाइनेंस कमीशन में ग्रांट्स देने का, वो जो है 280 आर्टिकल के तहत है। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रांट्स दी जाती हैं ना स्टेट्स को डिफरेंट, उसमें जिस आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं वो है 275। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी रोंग हो जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, विच शो द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ठीक है, आपको डायग्राम को देखना है और आपका जो प्रोडक्शन जो कमोडिटी का हो रहा है वहाँ पर इंक्रीजिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। और क्या बोला गया है, इफ़ द यूनिट टैक्स इज इम्पोज ऑन कमोडिटी। अब क्या कर दिया हमने, यूनिट टैक्स पर यूनिट पर जो है टैक्स लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर टैक्स का बर्डन एक्चुअली आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर बोला है कि कौन सा बर्डन, टैक्स का कितना हिस्सा बायर जो है पे करेगा। आप इस डायग्राम को समझिए, एक्स पर क्वांटिटी, वाई पर प्राइस, ये आपका हो गया डिमांड, ये आपका हो गया सप्लाई। ठीक है, सप्लाई और डिमांड इक्वल है इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन तो हमारी संतुलन की हो गई। अब क्या होता है, उन्होंने कहा पर यूनिट टैक्स लगा दिया गया। पर यूनिट टैक्स लगाने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है। पर यूनिट टैक्स लगाने से आपकी सप्लाई की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपका सप्लाई साइड जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट कर गया। अब ये बोल रहे हैं कि इस टोटल में से
ये जो टैक्स लगाया गया पर यूनिट टैक्स, ये QL जो है पर यूनिट टैक्स लगा। अब जो है QL जो है क्या हो गया है, पर यूनिट टैक्स लगाया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो है पर यूनिट टैक्स QL लगाया गया है, इसमें से कितना पार्ट जो है बायर पे जो है बायर जो है कंज्यूमर जो है वो पे करेगा। अब आप डायग्राम में देखिए, QL टोटल पर यूनिट टैक्स लगाया गया है, जिसमें से QR पार्ट जो कि प्राइस बढ़ने के रूप में कंज्यूमर को पे करना है, और RL पार्ट जो है QR पार्ट कंज्यूमर पे करेगा, जबकि RL का जो हिस्सा है वो प्रोड्यूसर पे करेगा। तो यहाँ पर हमसे किससे पूछा गया कि बायर कितना पे करेगा, तो हम कहेंगे QR हिस्सा जो है बायर पे करेगा। तो इसीलिए R क्या हुआ, QR बात वही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पर वो है कॉमन रिसोर्सेज इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। अब आप देखिए कॉमन पूल रिसोर्सेज हमने बहुत बार पढ़ा है। कॉमन पूल रिसोर्सेज जैसे पार्क, तो वहाँ पर आपने देखा है पार्क हो गया, ये कॉमन पूल रिसोर्सेज होते हैं जो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए यूज़ करने के लिए होते हैं, तो वहाँ पर राइवलनेस होती है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पॉन्ड है, पॉन्ड में से फिश निकालना, तो अगर क्या है एक पर्सन आएगा वो उसमें से फिश निकालेगा तो दूसरे के लिए कम बचेगी। तो कॉमन पूल रिसोर्सेज में क्या होता है, राइवलनेस होती है, लेकिन आप किसी को निकाल नहीं सकते। तो ये वाली करैक्टरिस्टिक्स होती है कि कॉमन पूल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर राइवलनेस होती है एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, आप उनको निकाल नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, अ पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड में क्या होता है, किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता, आप किसी को निकाल भी नहीं सकते। तो ये करैक्टरिस्टिक्स पब्लिक गुड की होती है। तो आपने देखा यहाँ पर दी गई दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मार्केट फेल होने का क्या कारण है। अब सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट क्यों फेल होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी इम्परफेक्शन है, इम्परफेक्ट बहुत से कॉम्पिटिशन्स है, एक्सटर्नैलिटी तो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मार्केट फेल हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर यूनियन बजट 2018-19। 18-19 का क्वेश्चन है ये कि 18-19 में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा साफ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बोल के बता देती हूँ। यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट दिया गया है 3.5%, रिवेन्यू डेफिसिट 2.2% और प्राइमरी डेफिसिट 1.2%, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 0.3%। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर जो है हम बात करें उस टाइम की, तो उस टाइम 2018-19 में जो फिजिकल डेफिसिट था हमारा 3.4% के आसपास था, 3.5 नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपका फिजिकल डेफिसिट ही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपसे सीक्वेंस पूछा है। इम्प्लीमेंटेशन का क्या पूछा गया है, सीक्वेंस जो है वो पूछा गया है। आप इनकम टैक्स कब आया, एक्सपेंडिचर टैक्स कब आया, वैल्यू एडेड टैक्स कब आया, ठीक है, सर्विस टैक्स कब आया। अब इनकम टैक्स 1961 के अंदर आया, एक्सपेंडिचर टैक्स 1987 के अंदर आया, वैल्यू एडेड टैक्स ये आपका वैट आया था 2005 में, सर्विस टैक्स कब आया, 1995 में आया। अब आपको ये जो है एक ऑर्डर में सीक्वेंस में लगा लेना है। सबसे पहले आपका आया इनकम टैक्स, तो ए, सेकंड पे आपका क्या आया, एक्सपेंडिचर टैक्स बी, उसके बाद आपका क्या आया, सर्विस टैक्स डी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स। जो बेनिफिट जो थ्योरी है वो जो है टैक्स के बर्डन की इन्होंने दी है। जो बेनिफिट रिसीव की थ्योरी है वो जो है लिंडहाल ने दी है। एरिक लिंडहल ने क्या दिया है, बेनिफिट रिसीव थ्योरी को दिया है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि हर एक पर्सन जितना उनको बेनिफिट होता है, ठीक है, मान लो जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, जो भी कुछ वो प्रोवाइड करती है कमोडिटी, तो जितना उनको फ़ायदा होता है वो बेनिफिट के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो विलिंगनेस टू पे उनकी डिसाइड होती है
जितना उनको बेनिफिट रिसीव होता है। तो इस थ्योरी को एरिक लिंडहाल ने अपनी दिया था। तो इसीलिए बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन गिवन बाय लिंडहाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर जीएसटी ऑन 1 जुलाई 2017। जो 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी आया उसमें जो है किस कमोडिटी को, जो किस चीज़ को जो है कवर किया गया। आपने पता है कि जीएसटी के अंदर 8 चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती। उसमें है इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल का जो क्रूड ऑयल है वो भी, लेकिन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये जो है जीएसटी के अंदर आता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल ये जीएसटी के अंदर शामिल नहीं होता। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पर ही बोला है कि अगर आपकी जो सप्लाईज होती है ना, सप्लाई साइड, उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो टैक्स का बर्डन किस पर पड़ेगा। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी ना तो टैक्स का ज़्यादा बर्डन बायर पर पड़ेगा। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको सारे बताए थे कि टैक्स की इलास्टिसिटी क्या हो तो टैक्स का बर्डन क्या होगा। सेकंड पार्ट आप एक बार जाकर देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको एक टेबल समझाई थी। उस टेबल में मैंने आपको हर एक ऑप्शन को क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये समझा देती हूँ कि अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो टैक्स का बर्डन पड़ेगा बायर पर। अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी कम होती है तो टैक्स का बर्डन बायर पर कम पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन बायर, तो बायर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज लॉजिकली मोस्ट कंसिस्टेंट विद नॉर्मेटिव नोटेशन ऑफ। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि जिसके पास जितनी एबिलिटी है वो उतना टैक्स पे करेगा। 5,000 इनकम वाले को उसकी इनकम के हिसाब से टैक्स लो और 5 लाख इनकम वाले को उसके हिसाब से क्या लो, टैक्स लो। तो ये वाला कौन सा प्रिंसिपल है? ये है वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी आपको क्या बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनसे उनकी एबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लो। तो यहाँ पर 5,000 वाले से आप अलग लो टैक्स, 5 लाख वाले से अलग टैक्स लो। तो ये वाला जो आपको शो करेगा ये आपको वर्टिकल इक्विटी को शो करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो किससे कंसर्न है? उसमें सिर्फ टैक्सेशन की बात की जाती है, प्रिंसिपल पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, खाली है पब्लिक डेप्ट की बात की जाती है, या बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो डोल्टन ने दिया है, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं टैक्सेशन की बात करते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर की भी बात की जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज हमने पब्लिक इकोनॉमिक्स के 61 तो क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कर लिया है। बाकी जो बचे हुए यूजीसी नेट के पब्लिक इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आप चाहते हो कि हम डिफरेंट वीडियोज़ करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।